चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। ओबीसी का अपमान किया राहुल गांधी ने। देखिए, ओबीसी कौन? ओबीसी का तो सम्मान करती है कांग्रेस पार्टी, और यही आज़ादी लड़ाई लड़ी, सबको बराबर का सम्मान दिया है। कोई एक व्यक्ति के नाम से नहीं होती है, कोई भी बिरादरी लाओ, कोई वर्ग लगाओ, एक व्यक्ति के नाम से ही नहीं होता है। व्यक्ति तो किसी भी वर्ग का जो है वो बेईमान भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं सारी बिरादरी बेईमान। कह चुके राहुल गांधी भी कह चुके, उनकी कोई ऐसी बात नहीं, और कोई ऐसी उनमें थी भी नहीं ये बात, किसी का अपमान करने की बात नहीं थी किसी वर्ग का। ज्वाइनिंग जो हुई है हर पार्टी से, हर जो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, आम पार्टी है, जेजेपी है, इनेलो है, सब पार्टियों के जो है प्रमुख नेता ज्वाइन किए हैं। उससे साफ जाहिर है कि हरियाणा के लोग सिर्फ कांग्रेस को ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं। एक सीधा सा संकेत है कि आने वाली 2024 में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उपाध्यक्ष सभी निर्मला पूजा, जिला महासचिव कृष्णा सरोवर लंबी देवी, जिला सचिव कमलेश मीना देवी, और नाम रहेंगे उनको बाद में एक एक नाम सारे प्रेस में जाएंगे। पूरी सूची जो है हमारे पास, हमारे पानीपत ग्रामीण से पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक, आम आदमी पार्टी छोड़कर विजेंद्र काब्यान, दिल्ली काब्यान बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। स्वागत करते हैं। संजीव बुलाना बेटा डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट जिला प्रधान है युवा हो गया ना। छोटा आ गया जी। ठीक है प्रधान जी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। जिला पार्षद कुमार यादव, जिला पार्षद
महिला की बीजेपी भाजपा की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सोनीपत से बहन प्रमिला मलिक भाजपा पार्टी छोड़ते हुए और सरकार को ठोकर मारते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे भाजपा अध्यक्ष निर्मला सुरेंद्र जी वो भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चरण सिंह जी इन लोगों के यमुनानगर जिले के जिला अध्यक्ष चरण सिंह जी यमुनानगर से जिला प्रधान है इन लोगों का। जिला अध्यक्ष यमुनानगर से चरण सिंह जी ये लोग पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये लोग पार्टी से जिला अध्यक्ष यमुनानगर से भी कांग्रेस पार्टी में आज शामिल, वो भी कांग्रेस पार्टी में शामिल। हमारे जो आम आदमी पार्टी के बड़े नॉर्थ जोन के प्रभारी डॉक्टर कपूर सिंह जो कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सभा हिसार के प्रधान भी रहे, डॉक्टर कपूर सिंह वो भी अपने सभी साथियों के साथ और बड़ा विशेष इसमें योगदान श्री M.N. रंगा जी का रहा। डॉक्टर कपूर सिंह जी अपने सभी साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। उसमें M.R. रंगा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। M.R. रंगा जी का डॉक्टर कपूर सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं, वो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर कपूर सिंह जी उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारे भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव विशाल प्रताप सैनी सारी टीम आगे आ जाओ आगे। आपके पास ये भी जेजेपी छोड़ के उनको बाबू जी एक फोटो कारण आपसे मिल पाया, मैं मिलना चाहूँगा। प्रदेश के बहुत ही जनप्रिय लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही जुझारू सांसद आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे सबसे वरिष्ठ विधायक आदरणीय डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी, राजभान सिंह जी, आफ्ताब अहमद जी, सुनीता जी, हमारे साथी हमारे बहुत ही हमारे वरिष्ठ विधायक हेडमास्टर के नाम से मशहूर हैं श्री जगबीर मलिक जी, हमारे बहन शकुंतला जी, हमारे सोनीपत से विधायक आदरणीय सुरेंद्र पवार जी, जयवीर वाल्मीकि जी विधायक, हमारे साथी विधायक वरुण मुराना जी और पीछे कौन बैठे, और मेरे जो आज जो बहुत ही हमारे वरिष्ठ नेता जिन्होंने आज हमारी पार्टी ज्वाइन की, पवन सिंह दहिया जी, और उनके पूरी तरह से सोनीपत जिले की जेजेपी की जो सारी टीम थी, जिले के सारे कार्यकारिणी के, ब्लॉक कार्यकारिणी के, हल्के के और प्रदेश के भी कई पदाधिकारी जिनमें शामिल हैं, आज उनके नेतृत्व में आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे बहुत ही वरिष्ठ विधायक चौधरी मूलाराम जी,
जिनके पिताजी भी कई बार विधायक रहे, ये भी 2 बार विधायक रहे। इनकी धर्मपत्नी मंजू चौधरी जो जजपा की प्रदेश की बहुत ही वरिष्ठ जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, और बेटा इनका यूथ का अध्यक्ष है। और इनके साथ जो हमारे जिला जज हैं वो भी यादव साहब, और जो जिला परिषद के सदस्य हैं कई, वो लोग भी आज शामिल हुए हैं। तो महेंद्रगढ़ में भी जो बहुत बड़ी टीम शामिल हुई है, उनका मैं बहुत बहुत आर के यादव अभी रिटायर हुए सेशन जज से। हाँ जी, राकेश यादव जी जो कि सेशन जज से रिटायर होने का मैं अभी नाम ले रहा था। कमलेश सैनी जी जो मार्केट कमेटी अटेली के चेयरमैन रहे हैं, वो भी जेजेपी से बीजेपी के, वो बीजेपी छोड़कर के हमारे साथ आए हैं। मैं उनका सभी टीम का, सारे साथियों का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे भारतीय प्रदेश के वरिष्ठ नेता श्री विजेंद्र सिंह कादियान, पूर्व मंत्री, वो भी आज हमारी टीम के साथ शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी को छोड़ करके वो हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं उनका पार्टी की तरफ से हार्दिक उनका स्वागत करता हूँ। हमारे जेजेपी से जो प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट है भाई ललित भूषण जी, एजीएम बैंक ऑफ इंडिया से अभी रिटायर हुए साधु सिंह जी, और हमारे जो महिलाओं की बहुत भारी जो टीम उपस्थिति जो बीजेपी को छोड़ करके, मेरे पास नाम नहीं है यहाँ, प्रमिला मलिक जो बीजेपी की जिला अध्यक्ष महिला की, वो अपनी सारी टीम के साथ भी शामिल हुए हैं। मैं सभी आज बीजेपी से, जेजेपी से, इनेलो से, आम आदमी पार्टी से, सभी पार्टियों से जो वरिष्ठ नेता आज हमारी पार्टी में हमें सहयोग देने के लिए, हमें समर्थन देने के लिए, हमारे साथ इस सरकार से, इस बेरहम सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और ये इस तरह के पहले में कोई 22 पूर्व विधायक और बहुत सारे वरिष्ठ नेता कई पार्टियों से सभी शामिल हुए हैं। आज हमारे 3 पूर्व विधायक शामिल हुए हैं। तो ये इस बात का सीधा ये संकेत है कि हरियाणा में कांग्रेस आ रही है और बीजेपी आ रही है, और इस प्रदेश में अगले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा का आज पूरी तरह से जो हवा चल रही है कांग्रेस की, ये आज आंधी का रूप ले चुकी है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूँ। और मैं अब सीधा आमंत्रित करता हूँ आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, वो भी सबका स्वागत करें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। माननीय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदयभान जी, हमारे वरिष्ठ विधायक हमारे बड़े भाई डॉक्टर कादियान जी, सांसद दीपेंद्र जी, राव दान सिंह जी, हमारे साथ डिप्टी लीडर आफ्ताब अहमद साहब, अनिता जी, तो जगजीत सिंह जी, कादियान जी, हमारी बहन शकुंतला जी, सुरेंद्र जी, भाई जयवीर जी, वह सभी हमारे विधायकगण, पूर्व विधायकगण व साथी, सबसे पहले वरुण जी और भी विधायक हमारे सारे सभी साथी आए। सबसे पहले जो आज हमारे वरिष्ठ साथियों ने विभिन्न पार्टियों से जो पार्टी ज्वाइन करी है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। जैसे पदम सिंह दहिया जी हैं, हमारे जी हैं, ये वरिष्ठ विधायक भी रहे हैं और वो हाँ, और हमारे साथी रहे वकील से पहले और जज रिटायर हुए हैं आर के यादव जी, सेशन जज जो अभी रिटायर हुए हैं। इस प्रकार से बहुत सारे वरिष्ठ साथियों ने आज कांग्रेस ज्वाइन की है, चाहे वो इनेलो से हैं, जेजेपी से हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, बीजेपी से हैं, हर पार्टी से यहाँ शामिल किए। मैं उनका तहे दिल से कांग्रेस पार्टी में स्वागत करता हूँ। और जिस प्रकार से लगा हुआ है सिलसिला, और हमारे पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी
गले में सबका डाल रहे थे पट्टा कांग्रेस का। मेरे को लगता है कोई आप अलग से कारखाना लगाना पड़ेगा इन पट्टों का। सबका बहुत स्वागत है। उनको मैं यही कह सकता हूँ कि भाई उनको पार्टी में पूरा मान सम्मान, उनको अपना स्थान पार्टी में मिलेगा, पूरा सम्मान मिलेगा। और इस प्रकार से इस बात से एक बात साफ है, जैसा उद्योगवाद जी ने कहा कि हरियाणा के लोग केवल ऑल्टरनेटिव कांग्रेस पार्टी को देखते हैं और इस मौजूदा बीजेपी जेजेपी सरकार से बिल्कुल विमुख हो चुके हैं। हर वर्ग, जो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण, कोई भी वर्ग, चाहे दलित है, चाहे बैकवर्ड है, हर वर्ग इस सरकार, मौजूदा सरकार से विमुख हो चुका है। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह भी था जिला अध्यक्षों पे, और हम भी यहाँ सत्याग्रह में बैठे, हमारे साथ बहुत सारे साथी थे। उसके दो पहलू हैं। एक तो कानूनी पहलू है, जो आपने देखा राहुल गांधी जी के जो मेंबरशिप उन्होंने की, एक कोर्ट में फैसला दिया। दूसरा राजनीति, जहाँ तक कानूनी प्रक्रिया है, वो कानूनी प्रक्रिया का तो कानून प्रक्रिया के हिसाब से हम जवाब देंगे पार्टी। लेकिन मैं भी एक वकील रहा हूँ और भी हमारे साथी पत्रकार साथी भी जो कानून को थोड़ा बहुत समझते हैं, ये जो फैसला दिया है वो उससे हम सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि जो जिस प्रकार से क्रोनोलॉजी हुई है उसकी, उससे लगता नहीं है कि पूरी तरह से माइंड अप्लाई किया गया। इस वास्ते वो हम अपील में जाएंगे, पार्टी वो कानूनी प्रक्रिया लेगी। दूसरा है राजनीतिक जो माहौल बना है। तो आज जिस प्रकार से देश में है, तो ये आज सत्याग्रह पर बैठे। सत्याग्रह एक राजनीति का मजबूत हथियार है। गणतंत्र में, प्रजातंत्र में लाठी गोली से नहीं लड़ाई लड़ी जाती। गांधी जी ने हमारे को सिखाया है, सत्याग्रह है, भूख हड़ताल है, पदयात्रा है, ये हथियार है। और जो संविधान, जो इतनी लंबी लड़ाई के बाद, देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए लोगों की कुर्बानी के बाद जो संविधान किया है, कांग्रेस पार्टी का जो आज ये है, संविधान कायम रहे देश में। सब विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं यहाँ, सबकी अपने अपने धर्मों में आस्था है। मेरी हिंदू धर्म में आस्था है, किसी की मुस्लिम धर्म में आस्था है, कोई बौद्ध धर्म में आस्था है, किसी की जैन में है, किसी में सिख में, अलग अलग सबकी आस्था है। लेकिन एक देश बनाया है और सबने मिलकर संविधान बनाया है। सारे धर्मों में नुमाइंदे थे, हमारे नुमाइंदे थे संविधान सभा में। तो इस संविधान, जहाँ तक प्रजातंत्र का सवाल है, प्रजातंत्र का संविधान जो है धर्म है। तो धर्म में कोई कमी ना आए, ये सब हमारी जिम्मेवारी है, ताकि हमारा देश मजबूत रहे। यही कांग्रेस की नीति है, सब एक मिलकर देश को आगे लेके जाएं। ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी लेके चली है, उसी के अंतर्गत आज सत्याग्रह किया है। और भी कोई पार्टी जो फैसला लेगी वो आगे चलेंगे। कहने का मतलब ये है कि प्रजातंत्र में प्रतिशोध से राजनीति नहीं करनी चाहिए। जहाँ प्रतिशोध की राजनीति आएगी वहाँ प्रजातंत्र खतरे में पड़ेगा। और लोगों की आवाज़ सबसे मजबूत आवाज़ है। और ये चला है, एक बात समझनी चाहिए सबको कि चाहे वो राहुल गांधी हैं या कांग्रेस हैं, इनकी आवाज़ कोई दबा नहीं सकता है। आवाज़ लोगों की आवाज़ निकलेंगे। यही जितने साथी आए हैं, इनमें हमारे कार्यक्रम में आगे जो भी पार्टी कार्यक्रम देगी उसमें सहयोग करेंगे, साथ देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनका फिर से यहाँ से स्वागत करता हूँ। और जिन पार्टी ने आज सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ आगे जो भी पार्टी कार्यक्रम देगी उसमें सब में बढ़ चढ़ कर सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, जैसा है आप जिनसे सवाल पूछना चाहते हो अध्यक्ष, ये पूछोगे, मेरे से पूछोगे, किसने पूछा नाम? हाँ बोलिए। बीजेपी कह रही है कि ओबीसी का अपमान किया राहुल गांधी ने। हैं? ओबीसी का अपमान किया राहुल गांधी ने। देखिए, ओबीसी कौन? ओबीसी का तो सम्मान करती है कांग्रेस पार्टी, और यही आज़ादी लड़ाई लड़ी, सबको बराबर का सम्मान दिया है। कोई एक व्यक्ति के नाम से नहीं होती है
कोई भी बिरादरी लाओ, कोई वर्ग लगाओ, एक व्यक्ति के नाम से ही नहीं होता है। व्यक्ति तो किसी भी वर्ग का जो है वो बेईमानी भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं सारी बिरादरी बेईमान। कह चुके राहुल गांधी भी कह चुके, उनकी कोई ऐसी बात नहीं और कोई ऐसी उनमें थी भी नहीं बात, किसी का अपमान करने की बात नहीं थी किसी वर्ग का। अभी मुख्यमंत्री मनोज झा जी ने रिस्पॉन्स किया है आपको सत्याग्रह को लेकर, तो उन्होंने कहा कि ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं, अपना काम कर रही हैं, इससे कोई हमारा कोई लेना देना नहीं। मैंने कब कहा उनका लेना देना? मैंने कब कहा उनका लेना देना? सत्याग्रह कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह तो दो, मैंने कहा दो अलग है। राजनीतिक है, ये राजनीतिक हथियार है, किसी की भी आवाज दबने नहीं देंगे, ये राजनीतिक हथियार है। जहाँ तक कानूनी प्रक्रिया का सवाल है, उस फैसले से सहमत नहीं है। मैं भी वकील हूँ, बहुत सारे लेखना है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया का जवाब कानूनी प्रक्रिया लड़ेगी हमारी पार्टी की। कानूनी जो लोग हैं वो लड़ेंगे। तो सर दुष्यंत चौटाला लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह कांग्रेस आरोप लगा रही है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, कांग्रेस राज में आप लोगों ने भी इस तरह संस्था का दुरुपयोग किया। ये उस टाइम कहाँ से करिए? उस टाइम तो कभी इनका बयान आया नहीं। उन्होंने कहा कि उनका तो कभी बयान आया नहीं है। बयान दिया अब दिया ना, उस टाइम कौन सी उसका दुरुपयोग कांग्रेस ने किया? उस टाइम कोई बयान है इनका? अरे कोई बयान है उनका? और उनके पिता का भी तो कानूनी प्रक्रिया है, कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया। पिता हो कोई भी हो, कानून ने सजा दी। सर लगातार बारिश हुई है हरियाणा प्रदेश के अंदर, किसानों की काफी फसलें तबाह हो चुकी है, क्या मांग करते हैं? ऐसा जगह जगह से टेलीफोन आ रही है, लोग परेशान हैं। ये जो बारिश से बहुत भारी नुकसान हुआ है और अभी गिरदावरी नहीं हुई। कोई कह रहा है कि अब तक हमारे फसल की फोटो खींचने भी नहीं पहुंचा कोई। पोर्टल बंद है, पोर्टल बंद है। पोर्टल सरकार है, पोर्टल बंद कर देती। जब इस पर लोगों को समस्या आती है तो पोर्टल बंद मिलते हैं और पोर्टल लिए बेचारे घूम रहे। पोर्टल कहाँ है, पोर्टल कहाँ है, पोर्टल की तलाश में घूम रहे हैं। एमपी साहब, आपने लोकसभा के दौरान कई मुद्दे ऐसे उठाए जो हरियाणा से जुड़े हुए थे। इस मुद्दे को एक और जहां राहुल गांधी का मुद्दा है, उसको कैसे आगे लेके जाएंगे और जो मुद्दे आपने उठाए थे क्या उन पर किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको लोग? देखिए सर, जो यहाँ तक ये जो राहुल जी वाला जो मुद्दा है, इसमें जो एक प्रश्न पहले पूछा गया भाई वर्ग, तो ये इसका जवाब ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी दे चुकी है। जो व्यक्ति विशेष है उसके लिए, और वो व्यक्ति विशेष जो बड़े भारी आरोपी जो है, जो बड़े भारी घोटाले में, और वो चले गए बाहर देश से, उसमें किसका सम्मान हुआ? उसमें भी ओबीसी कौन था? उसमें क्या जो वो चले गए तो उसमें जो है वो उनका खुद का अपमान है। बाहर चले गए, जिस सरकार ने उनको रोका नहीं, उसने क्या सम्मान किया? तो ये उन्होंने तो नाम लिया उनका कि भाई वो व्यक्ति विशेष है, बड़ा भारी घोटाला है। तो खैर ये केवल भाजपा की ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इनकी नीति रहती है। राहुल जी के वक्तव्य के साथ भी खड़े हैं और नहीं, ध्यान डाइवर्ट करने की नीति रहती है। वो तो जो है, देखिए कहते हैं वो उसकी क्या भाव था, पूरा देश जानता है भाव क्या था, और वो एक महत्वपूर्ण बात होती है प्रजातंत्र के अंदर। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज देश में इस तरह का वातावरण बना है। इस मुद्दे पर मैं कहूँगा कि देश में विपक्ष की आवाज को निशाने पे सरकार ले रही है। संस्थाओं परसेप्शन ये बना है देश में, लोगों के बीच में परसेप्शन ये बन गया कि संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है सरकार, जिसका उदाहरण संसद में पहली बार ऐसा हुआ। मैं भी लगभग 19 साल से सांसद हूँ, शायद जो है मेरी आयु में इतना अवसर शायद देश में किसी को ना मिला हो। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, लेकिन मैं दुर्भाग्य से पहली बार ऐसा मैंने समय देखा इस 19 साल में कि सरकार ही नहीं चलने दे रही संसद। जब से राहुल जी ने एक स्पीच दी और सरकार के कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को के लिए जांच की एक मांग की, और संपूर्ण विपक्ष उसमें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग के लिए जुट हुआ कि भाई ये जो एक आधे बड़े उद्योगपति घरानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है भाजपा सरकार द्वारा, उसको लेकर एक जांच होनी चाहिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, सारे उसमें बहुत चीजें खुलासे हुए उसमें,
उसके बाद जब जांच रिपोर्ट की हमने मांग करी तब से सरकार ने संसद ही नहीं चलने दी। बड़े दुर्भाग्य की बात है। और हम सारे विपक्षी सांसदों को, कल आपने देखा, हम जब परसों हम सारे पूरा संपूर्ण विपक्ष एकजुटता से जब ये सदस्यता निरस्त की बात आई तो हम केवल एक ज्ञापन लेकर राष्ट्रपति भवन तक जाना चाह रहे थे। और हमने कहा कि राष्ट्रपति नहीं है, अगर अनुपस्थित है तो उनकी अनुपस्थिति में जो भी कोई योग्य अधिकारी हो वो उस ज्ञापन को स्वीकार करें। लेकिन रास्ते में संसद भवन से बाहर आते ही दिल्ली पुलिस ने हमें बसों में बिठाकर पुलिस लाइन में ले गए। तो ये कार्यशैली हो गई है सर। संसद का प्रश्न हमने उठाए इस बार, दुर्भाग्य से प्रश्नों के उत्तर पे तो कौन ध्यान देता है। मेरा प्रश्न के उत्तर आए इस बार, प्रश्न के उत्तर आए। मैंने मेट्रो का पूछा कि भाई कुंडली का मेट्रो का क्या हुआ। हरियाणा में जब हमारी सरकार थी उस समय लगभग 81 किलोमीटर मेट्रो का विस्तार हुआ था, कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा सरकार के समय। पिछले चंद वर्षों में मेट्रो को लेकर हरियाणा में क्या हुआ, सरकार का जवाब आया कि लगभग सरकार ने उत्तर प्रदेश में मेट्रो के लिए 13,000 करोड़ का आवंटन कर दिया और हरियाणा में 1 इंच मेट्रो नहीं। और उस जवाब को कौन पूछ रहा है, क्योंकि ये तो एजेंडा कुछ और भाजपा लेके जाना चाह रही है। प्रश्न ये उठता है। तो इस तरह के आपको मैं कितने प्रश्न हमने लगाए और कितने उत्तर इस सेशन में जो मेरे प्रश्नों के उत्तर आए वो मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ। ओबीएस का मैंने पूछा कि दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज और सैनिक बलों को ओपीएस 3 महीने पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि उनको जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, 3 फोर्सेस को ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में रखा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया 3 महीने पहले कि भारत सरकार तुरंत सारे पैरामिलिट्री को, जो हमारे अर्धसैनिक बल है, सशस्त्र, भारत देश के सशस्त्र बल है, हाईकोर्ट ने कहा, और इनको ओपीएस दिया जाए भारत सरकार के। 3 महीने से वो हाईकोर्ट का जजमेंट दिल्ली हाईकोर्ट से और सेंट्रल सेक्रेटरीट नहीं पहुंच पा रहा। मगर सूरत से एक फैसला आता है, वो रातों रात बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई की तरफ जानी थी, लेकिन ये तो दिल्ली की तरफ आ गई। तो वो आपके सामने है। On this, if you look at it, all the political parties, all the opposition parties have unitedly condemned the action. Even those political parties who were not there in the march to the Rashtrapati Bhavan initially on the demand for Joint Parliamentary Committee on Hindenburg Report. आपकी तृणमूल कांग्रेस, आपकी ममता बनर्जी जी का बयान आया, हम धन्यवाद करते हैं। अखिलेश यादव जी का बयान आया, इस विषय पर हमारा समर्थन किया उन्होंने। अरविंद केजरीवाल जी का बयान है, उन्होंने समर्थन किया। एनसीपी ने, शरद पवार जी ने बयान देकर समर्थन किया, केसीआर जी ने बयान देकर समर्थन किया। सारी राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पे जो है एकजुटता से समर्थन किया है। हम सबका आभार भी व्यक्त करते हैं। सब एकजुटता से आगे जो आज हमारे देश में इस प्रकार की वातावरण बना है, जिससे प्रजातंत्र को कमजोर करने की तरफ से सरकार ने कदम बढ़ाए हैं, उसमें मैं समझता हूँ सारे राजनीतिक विपक्ष एकजुटता से जो आए इस मुद्दे को लेकर, वो एक बहुत अच्छा प्रजातंत्र के लिए संकेत। जी, आगे कार्यक्रम कैसे रहेंगे, आप कैसे रैलियां और इस मुद्दे को आगे जनता के बीच? कार्यक्रम हमारे पूरे निरंतर जारी रहेंगे। अभी ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, सब जगह हम मीटिंगें लेंगे, जबरदस्त बड़ी रैली भी करेंगे। अभी यमुनानगर में 2 अप्रैल को हमने रैली रखी है, उसमें 4 जिलों के सभी जिलों को कवर करेंगे। उसके बाद 14 अप्रैल को सोनीपत में रैली रखी है बड़ी, उधर को सारे प्रदेश स्तर के सब में हम कवर करेंगे। और सारा जो ये मामला है, गांव-गांव में, हर बूथ पर, हर एक ब्लॉक में, हर जगह इसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। हमारा ये जन जागरण अभियान है पूरी तरह से। पार्टी को जो भी पार्टी का दिशा निर्देश आएगा ऊपर से, उसके मुताबिक आगे रणनीति बनती रहेगी, आगे चालू रहेगी। हम जो है पूरी तरह से जो इस सरकार के चेहरे को बेनकाब करते रहेंगे, प्रदेश में भी और केंद्र में। हुड्डा साहब, आज ये ज्वाइनिंग हुई है, इससे किस तरीके का असर पड़ेगा पार्टी को आगे? पार्टी जो हर जगह ज्वाइनिंग जो हुई है, हर पार्टी से, हर जो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, आम पार्टी है, जेजेपी है, इनेलो है,
सब पार्टियों के जो है प्रमुख नेता ज्वाइन किए हैं। उससे साफ जाहिर है कि हरियाणा के लोग सिर्फ कांग्रेस को ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं। एक सीधा सा संकेत है कि आने वाली 2024 में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसमें जितेंद्र एक बात और जो मेरा प्रश्न था ना मेट्रो का, आपके जानकर आश्चर्य होगा, उसमें जवाब ही आया कि हरियाणा सरकार ने कोई प्रपोजल ही नहीं भेजा। नो प्रपोजल। और इवन जो ये RRTS, हाँ मैंने 2 प्रश्न उठाए थे। मेट्रो का जवाब है कोई प्रपोजल ही नहीं भेजा, ना सोनीपत की तरफ, ना फरीदाबाद को एक्सटेंड करने के लिए, ना गुड़गांव में एक्सटेंड करने के लिए, और ना बहादुर वाली मेट्रो एक्सटेंड करने के लिए। तो मेट्रो का किसी दिशा में प्रपोजल नहीं, इसीलिए सारा फंड भारत सरकार का उत्तर प्रदेश में सिविल एविएशन मिनिस्टर का जवाब आ चुका है कि रोज यहाँ कहते थे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा हिसार में, कहते नो प्रपोजल ऑफ इंटरनेशनल। ये तो प्रपोजल ही नहीं, कहीं प्रपोजल ही नहीं है। एक ये RRTS का मैं बताऊं, 4 RRTS मंजूर हुए थे 2013 में, कमलनाथ जी उसमें मंत्री थे, यूपीए सरकार में हम लोगों ने कराए थे, जिसमें से एक यूपी का था, दिल्ली मेरठ। RRTS मतलब रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम, जो मेट्रो से एडवांस है, आज सबर्बन पूरे इलाके को जोड़ने के लिए, मेट्रो को आगे बढ़ाने के लिए। दिल्ली मेरठ, दिल्ली पानीपत, दिल्ली हिसार और दिल्ली निमराना जो है पूरा दिल्ली अलवर, ये 4 कॉरिडोर थे। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि इस महीने दिल्ली मेरठ शुरू हो गया, वहां पे दिल्ली मेरठ रैपिड रेलवे शुरू हो गई है। मगर ये 3 हरियाणा वाले थे, मैंने सवाल पूछा तो जवाब आया कि भाई 3 हरियाणा वालों की जो है वो DPR अभी तक नहीं बनी है और कोई फंड्स अलॉट। 3 जो है ना तो दिल्ली पानीपत, ना दिल्ली रोहतक से जो जाएगी, दिल्ली सोनीपत पानीपत, दिल्ली रोहतक हिसार, दिल्ली। तो ऐसी सरकार आ गई, ऐसी सरकार आ गई। मैं कहना चाहता हूँ कि ये प्रदेश देखो, इसमें प्रदेश सरकारी कार्यशैली कितनी, वो बीजेपी की सरकार है, कई चीजें राजनीति, वहां पे भी बीजेपी की सरकार है। हम केवल राजनीति की वजह से केवल इस प्रदेश सरकारी कार्यशैली का विरोध नहीं करते हमेशा। वहां बहुत दिल्ली मेरठ तैयार हो गया, दिल्ली मेरठ तक मेट्रो पहुंच गई, और यहाँ पानीपत तक पहुंच नहीं थी और हिसार तक पहुंच नहीं थी। यहाँ से अपना मेट्रो को आगे जोड़ते हुए कहीं ना प्रपोजल है, ना कोई फंडिंग दी, ना कोई सोच है। मुख्यमंत्री जी से आपको पूछो, फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच तो सब बता रहे थे कि चलाई नहीं, क्या हुआ? उसका स्टेटस वही है जो है। फरीदाबाद और गुड़गांव वालों से आप पूछना क्या स्टेटस है उसका, जो है आपको पता है उसका क्या स्टेटस। 1 इंच मेट्रो हमारे 81 किलोमीटर बने थे 4 साल के अंदर, क्योंकि 4 साल 2010 से 14 तक हमारी मेट्रो, तो 10 में दिल्ली से बाहर है, NCT दिल्ली से। 4 साल में 81 किलोमीटर मेट्रो का विस्तार हुआ हरियाणा में, और उसके बाद से 1 इंच मिली, एक पिलर नहीं लगा। ये रेलवे कोच फैक्ट्री है, एयरपोर्ट है, सब गए। RR सिस्टम है, सब